So, good morning, plus 2 class. How are you all? I'm fine. I hope that you all are fine and fit and healthy and enjoying my videos and enjoying this chapter. The name of the chapter is Regional Aspirations. As you know very well, we have started the chapter Regional Aspiration, Kshetriya Akankshaएं, and today I am starting the topic राष्ट्रीय अखंडता. जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि किस तरह से सिक्किम की प्रॉब्लम रही, असम में असम गण परिषद जो एक मूवमेंट चलाया गया जो कि बाहरी लोगों के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे उनके खिलाफ था. तो चलिए आगे चलते हैं. किस तरह से हम देखेंगे कि नेशनल जो इंटीग्रिटी है उसके बारे में देखते हैं. कहता है इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया था. हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप से उभरती रहीं. कहीं कहीं तो अलग राज्य बनाने की मांग उठी, तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा, कहीं कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे. 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठाने पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता में की परीक्षा हुई. हम इन उदाहरणों से सब कुछ सबक सीख सकते हैं. देखिए, जैसा कि हमने पीछे देखा कि किस तरह से भारत की राजनीति जो थी वो इन सभी रीजनल प्रॉब्लम्स को लेकर किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशन किए. कहीं पुलिस सेना का सहारा लेना पड़ा मिज़ोरम के एरिया में, तो कहीं शांति से बातचीत हुई. पंजाब के मुद्दे में हमने देखा जो पंजाब के अंदर जो मांग उठी थी, अलग पंजाबी सूबा बनाने की पंजाबी मांग उठी थी, तो किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया हमने. इसको इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद क्या हमने सबक सीखा वो देखते हैं. पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है. मतलब कि ये जो दीज आर द पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है. मतलब अगर कोई भी रीजनल इश्यूज आते हैं तो ये डेमोक्रेसी के अंदर है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर है, इससे बाहर कोई घटना नहीं है. ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश भी, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं. मतलब अगर हम बात करें यूके की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, तो उसमें भी स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड जो है वो 3 एरिया से मिलकर ये यूके बना हुआ है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स उभरती हैं. स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांग की है. भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नता भी बड़े पैमाने पर हैं. अंततः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी. मतलब हमें इस तरह की प्रॉब्लम जो आएंगी तो उस प्रॉब्लम को निपटने की तैयारी भारत को लगातार रखनी पड़ेगी. दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाया अच्छा होता है. मतलब उनकी बातों को सुनकर, उनकी समस्याओं को बातचीत के जरिए जो है वो इनके साथ मिलकर, डेमोक्रेटिक वे इज़ द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट द रीजनल प्रॉब्लम्स. जरा 80 के दशक की तरफ नज़र दौड़ाएं. पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था. मतलब ये सारी टाइम 1980 के 80s के दौर की ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी देश में एक साथ इकट्ठी हुई थी. आगे चलते हैं. इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई. बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया और इस सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ. मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या को बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है. तो आपने देखे कि किस तरह से मिजोरम का जो आंदोलन था लगभग 2 दशकों तक चलता रहा और आखिरकार 1966 में शुरू हुआ ये आंदोलन, और जो 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में जो समझौता हुआ, जिसे कि ऐतिहासिक मिजो समझौता कहा जाता है, उससे ख़त्म हुआ. तीसरा सबक क्या मिलता है? तीसरा देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसे हम कह सकते हैं. सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना काफ़ी नहीं होता, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को
केंद्रीय राज व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना जरूरी है। मतलब जो रीजनल पार्टीज़ हैं या वहाँ के प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनको भी पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इनकी पार्टनरशिप या इनकी कहीं ना कहीं भूमिका होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से यह कह देना नाकाफ़ी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। मतलब कहने की सिंपली बात है कि वहाँ के लोकल इशू जो हैं उन इशू को भी कहीं ना कहीं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए या उनको उन लोगों को भी जो है यहाँ महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों का वजन नहीं दिया जाएगा, यानी कहना भी नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ हैं उसमें लोकल लेवल के इश्यूज़ को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उसमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। द फोर्थ जो चीज़ उभर कर सामने आई इसके बीच में चौथा सबक यह था कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई। मतलब आर्थिक विकास करना है तो सभी मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में स्टेट्स टू स्टेट्स डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। तो कहता है आर्थिक विकास के एतबार में विभिन्न इलाकों के बीच असमानता तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य है क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों के लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता की आधार पर दूर किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ जो जो एरियाज़ जो पूरी तरह से लेग्ड बिहाइंड या मतलब पीछे रह चुके हैं उन प्रदेशों के अंदर भी डेवलपमेंट लानी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको लगेगा कि वो इस समाज का उस देश का वो हिस्सा ही नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई हैं उसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहें और बाकी तेज़ी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। सेम थिंग है कि अगर हम कुछ एक स्टेट्स को सिर्फ ध्यान में रखें और बाकी स्टेटों को जो है वो निगलेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो है असंतुलन पैदा हो जाएगा। अगर कुछ राज्य गरीब रहें और बाकी तेज़ी से प्रगति करें तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। तो अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय प्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों में हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टिता से पता चलता है कि वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। यानी कि दोज हू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो भी जानते थे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य है कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वो बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। मतलब हम लोगों ने ज़्यादातर राज्यों के लिए एक जैसा ही सिस्टम अपनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए अलग प्रावधान भी किए थे। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों की को संरक्षित रखने की पूर्णतः स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर में कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला है और सर्वसमावेशी है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो एक लचीला है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस तरह की चुनौतियां भारत के सामने पेश आई हैं वैसे दूसरे देशों के सामने भी पेश आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। यानी कि अगर हम कहें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले जो है वो भारत को एक स्पेशल बना देता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिलता। भारत की राजनीति ने यह भी स्वीकार किया कि यह क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का भी अभिन्न अंग है। मतलब जो क्षेत्रीयता है या रीजनल एरियाज़ है वो भी भारत की डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स का एक अंग है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो जितने भी ये प्रॉब्लम्स हमारे देश में आई और हमें उनसे क्या सबक सीखा। मतलब मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जो पहला हम लोगों ने बुनियादी सबक सीखा है इसमें, तो उसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। मतलब उसमें ये माना गया था कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी रीजनल जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक अंग है। ठीक है। दूसरा कि इन्हें दबाने की बजाय, यानी कि यहाँ उन चीज़ों को या उन इश्यूज़ को दबाने के बजाय बातचीत जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। जो तीसरा सबक था जिसे हमने सीखा कि लोकतांत्रिक ढांचा सिर्फ खड़ा कर देना एक ज़रूरी नहीं होता, उसमें पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा जो है वह डेवलपमेंट, इक्वल डेवलपमेंट शुड बी देयर अमंग ऑल द स्टेट्स। सभी स्टेटों में एक जैसी जो है वो
डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी एरिया पीछे नहीं रह जाना चाहिए, या अगर पीछे रह गया तो उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी जो है कि हम लोगों की संघीय प्रणाली अपनाई गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं भी जानते थे कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाले समय में आ सकती है, तो इसके लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं, और उस विशेष प्रावधानों के जरिए हम उन समस्याओं को जो है वो अच्छे से सुलझा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है देखा कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक।